तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SK लर्निंग पॉइंट में। तो आज हम पहले सेट कम फिजिक्स का जो सेट 346 FS कोड 2024 का अंशाल पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो आप लोग को हमने आधा करा चुका था, तो आज हम वहाँ से देखेंगे जहाँ से आपका बाकी है। चलिए हम देखते हैं। तो हमने आपको खंड 2 तक सॉल्व करा दिया था। अब इसके आगे से आपको हम बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो आपका क्वेश्चन है चौथा नंबर खंड 2 का। यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें यदि कांच के पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण y के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। चूँकि हमारा दिया है ANG 3/2 और ANW/4/3। तो हमारा क्वेश्चन पेपर में दिया है, ज्ञात करना है ΔM/4। हमें इतना ये प्रूव करना है। जो हमारे आसान क्वेश्चन में पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन y के सापेक्ष 1/4 रहेगा। तो हमारा उत्पन्न जो न्यूनतम विचलन कोण है क्या रह जाएगा, सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। तो चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो WNG ANG इसके सापेक्ष हम क्या करेंगे, इसका पूर्णांक देखेंगे। तो हमारा ANG बटा ANW ANG और ANW द्वारा हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। 3/2 हमारा क्या दिया है, ANG का मान, और ANW जिसके सापेक्ष दिया रहता है उसी के सापेक्ष क्या करेंगे हम लोग निकालते हैं। तो 3/2 गुणे 3/4 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, WNG हमारा का मान निकल जाएगा 9/8। तो WNG का मान हमारा निकल जाएगा कितना, 9/8। चूँकि आगे पूछा है क्या, यही न्यूनतम विचलन y के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। हमने तो इतना ज्ञात कर लिया। अब चूँकि पतले प्रिज्म द्वारा विचलन का सूत्र होता है ΔM(n-1) × A। ये हमारा क्या है, सूत्र है पतले प्रिज्म द्वारा विचलन का। पतले प्रिज्म द्वारा विचलन का हमारा सूत्र क्या है, ΔM(n-1) × A। तो हमारा हो जाएगा ΔM ANG-1A। इसमें हमारा क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, हम मान रखेंगे ANG का मान जो क्या है n है, अपूर्णांक n, और यहाँ पे डैश मान लेंगे क्या है, न्यूनतम विचलन। जो उसमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है न्यूनतम विचलन y के सापेक्ष क्या करेगा, 1/4 रह जाएगा, जो हमारे पेपर में पूछा है। WNG-1 और × A क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, और समीकरण 2 में 1 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। समीकरण A2 में 1 से भाग देने पर ΔM आ जाएगा, ΔM आ जाएगा। WNG-1 और A क्या करेंगे, हम भाग देंगे तो हमारा इतना हो जाएगा, और A से हमारा क्या करेगा, कट जाएगा। तो इसके बाद आगे ΔM न्यूनतम विचलन को चूँकि हमने ज्ञात क्या किया था, WNG का मान हमने क्या निकाला था, 9/8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9/8 रख देंगे और -1, और यहाँ पे ANG का मान y के सापेक्ष दिया है 3/2, तो 3/2 रख देंगे, और ΔM ×ΔM बराबर 1/8 और 1/2। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या है, इतना आंसर आएगा। फिर हम इसको करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो F का पलट जाता है, आपको पता ही है, और 1/4, और इतना हमारा आ जाएगा ΔM बराबर 1/4। तो ΔM ये क्या करेंगे, आपस में इस तरह गुणा कर लेंगे, ऊपर नीचे तिर्यक गुणा कर लेंगे, जिससे हमारा ΔM जो हमारा क्या पेपर में पूछा था, पूछा था यहाँ पे कि y के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा, जो हमारा क्या है, न्यूनतम विचलन कोण। यहाँ पे ΔM हमारा क्या हो गया, निकल गया, जो क्या है 1/4 है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विस्थापन द्वारा सतर्कता की विवेचना कीजिए तथा इसके और चालन धारा के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। विस्थापन धारा की सतर्कता
की विवेचना कीजिए तथा इसके और चालन धारा के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा विस्थापन धारा समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। इसका हमारा सूत्र होता है ID है। ID बराबर एप्सिलॉन नॉट A इंटू DE अपॉन DT। विस्थापन धारा और चालन धारा समांतर कला में होते हैं। विस्थापन धारा और चालन धारा क्या होते हैं? समान कालांतर में होते हैं। विस्थापन धारा और चालन धारा क्या होते हैं? समांतर कालांतर में होते हैं। समान कालांतर में होते हैं। आप लोग ये सब नोट में लिखते चलिएगा, जिससे आप लोग का एक अच्छा नोट बन जाएगा और पेपर सॉल्व होता रहेगा। हमने इसलिए इसको लिख लाया कि ज़्यादा से ज़्यादा तक टाइम न लगे और आपका पेपर जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित समझाइए। तो चलिए अगला ग नंबर है नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है। क्या बमबारी? नहीं, ये बौछार किया जाता है, नहीं उन्हें प्रभावित किया जाता है, तो वह नाभिक लगभग 2 बराबर नाभिकों में क्या होता है? टूट जाता है। तो इसके साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा का होती है उत्पन्न होती है। इस प्रकार भारी नाभिकों के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो हमारा नाभिकीय विखंडन हो गया। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे नाभिकीय संलयन को उदाहरण, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन, इसमें दूसरा हमारा नाभिकीय संलयन, 2 हल्के नाभिकों के संयुक्त होकर भारी नाभिक बनने की प्रक्रिया। 2 हल्के जो नाभिक होते हैं, नाभिक के संयुक्त होकर भारी नाभिक बनने की प्रक्रिया। 2 नाभिक क्या होंगे? संयुक्त होके भारी नाभिक का निर्माण करेंगे, जिसे क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। हाइड्रोजन बम इसी सिद्धांत पर क्या होता है? आधारित है। हाइड्रोजन बम क्या हमारा है? इसी पर क्या होता है? आधारित है। इस प्रक्रिया में प्राप्त भारी नाभिकों का द्रव्यमान संलयन करने वाले नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। यह क्षति ऊर्जा के रूप में क्या होती है? प्राप्त होती है। जो ऊर्जा होती है क्षति के रूप में क्या होती है? प्राप्त होती है। तो इसे आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। तो हमारा ग नंबर हो गया नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित हमने बता दिया। और अगला क्वेश्चन है घ, प्लास्टिक की एक गोली P जिसका द्रव्यमान क्या है? 3.2 × 10⁻⁻15 की ग्रा 2 क्षैतिज समांतर अवशिष्ट प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। क्या है? 2 स्थिर प्लेटों के बीच क्या है? संतुलित स्थिर अवस्था में है। तो गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे? क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, जिससे क्या होगा? क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर से हम क्वेश्चन बताते हैं। प्लास्टिक की एक गोली P है। प्लास्टिक की एक गोली का है P है, जिसका द्रव्यमान 3.2 × 10⁻15 की ग्रा है। 2 क्षैतिज समांतर में अवशिष्ट प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे? तो चलिए हम इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो हमारा क नंबर का क्वेश्चन चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या दिया है, पहले उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा M दिया है, द्रव्यमान जो दिया है 3.2 × 10⁻−15 और D बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर, जिसको हम क्या करेंगे? मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻−2 मीटर हो जाएगा। और हमारा बोल्ट दिया है, बोल्ट बराबर दिया है 1000, ठीक 1000 बोल्ट दिया है, इतना दिया है। और हमारा क्या दिया है? G का मान भी दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और हमारा बोला है गोली क्या है? संतुलन अवस्था में है। गोली क्या है? यहाँ पे दिया है अब 2 समांतर क्षैतिज अवशिष्टों के बीच स्थित अवस्थाओं में क्या है? अवस्था में संतुलित है, जो क्या है यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिया है। जो क्या है? हमारा दोनों गोली का है संतुलित अवस्था में है। तो
तो जब गोली संतुलित अवस्था में है, संतुलित अवस्था में तो हमारा हो जाएगा, चूँकि हमारा बल है वो दोनों क्या है, क्यूई बल और क्यू जो क्या है क्यूई बल है हमारा एफ बराबर, और एक होता है एफ बराबर mg, जो दोनों क्या है संतुलन अवस्था में है। तो संतुलन अवस्था में है, ये रफ है, हमने आपको बताया है संतुलित अवस्था में है। ये घ नंबर का हमारा क्या है सॉल्यूशन है, ठीक है। और संतुलित अवस्था में तो क्यू ई बराबर हमारा हो जाएगा mg, क्यू बराबर क्या हो जाएगा mg हो जाएगा, क्यू बराबर mg हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं ई बराबर हमारा क्या होता है v/d होता है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू ई का मान यहाँ पे v/d रख देंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या प्राप्त हो जाएगा क्यू बराबर mg/d/v हो जाएगा। तो हम बताते हैं किस तरह आपको आया है, कि कई बच्चों को समझ नहीं आता है कैसे हुआ है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ क्यू भी बराबर कितना हो जाएगा mg/d हो जाएगा ना। और क्यू का करेंगे यहाँ पर छोड़ देंगे तो v नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे mg/d/v हमारा यह प्राप्त हो जाएगा। जो हमारा एक सूत्र का हो गया, ये सूत्र तैयार हो गया। और जो जितना भी हमारा क्या है ये मान इनका दिया है, तो हम क्या करेंगे इसमें अब पुट कर देंगे। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा mg, m का मान कितना दिया है 3.2 गुणे 10 पे घात कितना दिया है 5 नहीं 15 है, यहाँ पे 15 -15 है, तो यहाँ पर -15 हो जाएगा गुणे यहाँ पे g का मान 10 दिया है, ठीक। यहाँ पे g का मान कितना दिया है 10 दिया है, गुणे 2 गुणे 10 पे घात -2 क्या है बीच की दूरी है, गोली बीच की दूरी है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा क्या है वोल्ट 1000 दिया है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 3 जीरो है, ठीक। यहाँ से एक जीरो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या ऊपर जाएगा 4 जीरो का, यहाँ करना हो जाएगा 19 हो जाएगा, यहाँ 32 दूना 64 हो जाएगा 6.4 गुणे 10 पे घात कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो है ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ -4 हो जाएगा और 15 -19 हो जाएगा, ठीक। क्यू बराबर यहाँ पे क्यू बराबर हमारा हो जाएगा 6.4 गुणे 10 पे घात -19 हो जाएगा। चूँकि हम लोग जानते हैं क्या होता है, चूँकि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन यन ज्ञात करना है, यहाँ पे क्या ज्ञात करना है हमें समान इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है, ठीक। तो चूँकि हम जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है Ne, तो यन ज्ञात करना है क्यू बराबर Ne, तो यन को हम इधर ले आएंगे, यहाँ इधर जब ले आ जाता था ये क्या होता है नीचे चला जाता है, क्यू बराबर क्यू/E हो जाएगा। चूँकि क्यू यहाँ पे हम क्या किए प्राप्त कर देते 6.4 गुणे 10 पे घात -19, और यहाँ पे हम क्या करेंगे ई का मान तो हमको सबको पता है, ई का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 पे घात -19 होता है। ये इससे कट जाएगा बराबर है, और ये दशमलव समान जगह पे है तो ये दशमलव ख़त्म हो जाएगा। तो n बराबर 64 और 16 चौको 64 और n बराबर 4। इतना आसान क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हमारा n प्राप्त हो गया, तो n बराबर हमें कितना हो जाएगा 4 प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन, एक घ नंबर हमारा फाइनल हो गया, और अगला क्वेश्चन है हमारा अंग नंबर। देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पर कह रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं, इनका संचरण आरेख बनाइए। संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र आयाम तथा चुम्बकीय क्षेत्र आयाम को यहाँ पे क्या करना है दर्शाना है। तो हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंगे, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती हैं, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा क्या होती है बहुत उच्च आवृत्ति से क्या होती है बदलती है। किसी विद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से क्या होती है बदलती है, तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में क्या होती है प्रसारित होने लगती है। इन तरंगों को ही वैद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। और यहाँ पे क्या करना है हमारा आरेख बनाना है। तो यहाँ पे वैद्युत चुम्बकीय का क्या है यहाँ पे आरेख है, यहाँ पे ई वेक्टर है वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, और यहाँ का है हमारा चुम्बकीय क्षेत्र है, यहाँ पे हमारा चुम्बकीय क्षेत्र है। यहाँ पे इसका आरेख है जो लंबवत है, वैद्युत क्षेत्र का आयाम है, यहाँ पे क्या है लंबवत है वैद्युत क्षेत्र का आयाम जो क्या है चुम्बकीय क्षेत्र, नीचे की तरफ चुम्बकीय क्षेत्र, ऊपर हमारा वैद्युत क्षेत्र।
नीचे क्या है चुंबकीय क्षेत्र और ऊपर का है वैद्युत क्षेत्र। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसका आरेख हम बना देंगे, जिससे क्या है हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा हर पेपर बोर्ड में पूछता है, इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करिएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर का क्वेश्चन का पहला क, व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए उसमें समपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण की क्या है दशाएं लिखिए। तो समपोषी और विनाशी का दशाएं भी बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं व्यतिकरण किसे कहते हैं। तो व्यतिकरण, तो यहाँ पे हमारा क्या है व्यतिकरण, व्यतिकरण किसे कहते हैं, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति, जब कोई ऐसी माध्यम इसे कहते हैं आवृत्ति क्या होती है समान होती है। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें आवृत्ति समान होनी चाहिए, दो तरंगे एक समान दिशा में चलनी चाहिए। तो कुछ तरंगों का आयाम अधिकतम होता है, कुछ जगहों का होता है आयाम का होता है अधिकतम होता है, तथा कुछ जगहों पर क्या होता है तरंगों का आयाम न्यूनतम होता है। तो इस घटना को ही व्यतिकरण कहते हैं। सबसे आसान टॉपिक है, सबसे बेहतरीन है और अच्छा नंबर मिलता है इसमें। और तो जहाँ पे उच्चतम होता है वहाँ समपोषी कहा जाता है, और जहाँ पर न्यूनतम होता है या शून्य होता है आयाम, तो उसका क्या होता है विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। जिस स्थान पर परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होता है तो समपोषी व्यतिकरण कहलाता है। इनकी दशाएं क्या होती है, देखिए यहाँ पे दशाएं, यहाँ पे डेल एक्स क्या है, डेल एक्स हमारा बराबर एन लैम्डा है, डेल एक्स हमारा क्या है, यहाँ पे डेल एक्स हमारा दिया है, यहाँ पे क्या है पथांतर है, दोनों का पथांतर होता है, पथ का अंतर, जो लोग 11th में पढ़ चुके हैं जो यहाँ पे टॉपिक, उसमें से इसे कहता है डेरिवेशन। इसके जो परिणामी तीव्रता का सूत्र निकाला जाता है, तो उसमें सब क्या है आप लोग पढ़ चुके होंगे। विनाशी व्यतिकरण, जिस स्थान पर परिणामी तरंग का आयाम न्यूनतम या शून्य होता है उसे क्या कहते हैं विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। यह क्या होता है विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। इसकी दशाएं होती है डेल एक्स 2n-1/2 लैम्डा। ये क्या है एक विषम यहाँ पे होता है, देखिए यहाँ पे क्या है डेल एक्स एन लैम्डा और यहाँ पे क्या है विषम। इस प्रकार हम क्या करके इसको सूत्र को याद कर सकते हैं। तो ये हमारा 5 का पहला क कंप्लीट हुआ। अब अगला देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है ख नंबर 5 का ख नंबर 8O60 क्या है 8 ऑक्सीजन पे क्या है 16 है, ये भार है, या क्या है इसका क्रमांक है, यह क्या है क्रमांक है, या ऑक्सीजन का क्या है 16 भार होता है, एक का है क्रमांक है। जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम में है ना, तो 8 नंबर का है इसका परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार है। तो का परमाणु द्रव्यमान, इसका परमाणु द्रव्यमान क्या दिया है 16 AMU AM के एटॉमिक मास यूनिट इसका मात्रक है। इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसकी क्या है न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, इसका कहना है बंधन ऊर्जा ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है 0.00555 AMU। प्रोटॉन का द्रव्यमान, यहाँ पे प्रोटॉन का द्रव्यमान भी दिया है 1.00759 AMU, तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1008982 AMU, तथा 1 AMU बराबर 931 क्या है मेगा वोल्ट है। यह क्या है मेगा वोल्ट है। यहाँ पे हमको क्या है यहाँ पे AMU दिया है, जो हम लोग लास्ट में करेंगे जब इसका मान क्या करेंगे उसमें रखेंगे तो हमारा मान प्राप्त होगा। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में दिया था परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और इसमें क्या दिया है संभारिक, जिसे संभारिक कहते हैं, जिसे समस्थानिक कहते हैं। तो इसका ऑक्सीजन पे क्या है भार कितना दिया है 16। भार हमेशा क्या होता है ऊपर होता है, क्रमांक नीचे होता है। तो नाभिक का द्रव्यमान बराबर क्या होता है परमाणु द्रव्यमान माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु का द्रव्यमान तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या। चूँकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे हमारा क्रमांक कितना 8 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग 8 लगाया है। तो 16 पर परमाणु द्रव्यमान का हमारा क्या है इसमें दिया था 16 परमाणु द्रव्यमान AMU वहाँ पे दिया था, जिसमें हम आपको पेपर कोड में आप लोग देख लीजिएगा बताए हैं। तो यहाँ पे A दिया है और 8 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का भी AMU एटॉमिक मास यूनिट दिया था। तो 16 इतना माइनस करेंगे तो हम लोग करेंगे इतना हमको क्या वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, उसमें न्यूक्लियनों का क्या क्या द्रव्यमान भी पूछा है। तो आप लोग क्वेश्चन मिलाते चलिएगा। हमने यहाँ सॉल्व करके लाए हैं।
तो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान क्या है, 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस क्या है 8 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियन में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियन में, ठीक। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो 8 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन क्रमांक है और यहाँ पे क्रमांक है, यहाँ प्रोटॉन, इसका द्रव्यमान दिया है। यहाँ पर हम द्रव्यमान को पुट करके इतना किया, इतना वैल्यू प्राप्त कर लिया। चूँकि द्रव्यमान क्षेत्र डेल m बराबर जितना हमारा क्या है ए वैल्यू प्राप्त हुआ है, उसमें क्या करेंगे, ए वैल्यू, इस वैल्यू क्या करेंगे, घटा देंगे। इस वैल्यू क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, जो ऊपर हम लोग किए हैं। तो इसको हम माइनस करेंगे तो हमें क्या है, इतना प्राप्त हो जाएगा, 0.13331 इतना प्राप्त। अब तुल्य बंधन ऊर्जा, उसमें तुल्य बंधन ऊर्जा हम पूछा है, तो तुल्य बंधन ऊर्जा बराबर क्या होता है, द्रव्यमान क्षेत्र गुणे 1 AMU। वहाँ पे हमारा 1 AMU दिया था कितना, 931 मेगा वोल्ट दिया था वहाँ पे ना, मेगा वोल्ट दिया था। द्रव्यमान क्षेत्र जो हम लोग क्या यहाँ पे द्रव्यमान क्षेत्र यहाँ पे क्या किए हैं, ज्ञात किए। तो द्रव्यमान क्षेत्र हमारा इतना पे इतना ज्ञात किए हैं, जो हमारा ये द्रव्यमान क्षेत्र निकला है। द्रव्यमान क्षेत्र डेल m और यह क्या है 1 AMU क्या करना है, गुणा करना है। तो हमारा ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, तुल्यता बंधन ऊर्जा। और फिर आगे उस क्वेश्चन में देखिएगा पूछा था क्या, प्रति न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा। प्रति न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा क्या होती है, जो तुल्यता बंधन ऊर्जा और परमाणु का द्रव्यमान जो पहले का है, परमाणु द्रव्यमान कितना है, 16 है। परमाणु द्रव्यमान कितना है, आगे देखिए, परमाणु द्रव्यमान कितना है, 16 है। इसे क्या करेंगे, भाग दे देंगे और प्रति न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या किए, तुल्यता बंधन ऊर्जा हम लोग 123.91 क्या किए हैं, ज्ञात किए हैं। इसको ऊपर रख देंगे और 16 क्या है, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात रख देंगे और इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 7.74 प्राप्त हो जाएगा। लगभग में आपको इतना वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो अब इतना हमारा सॉल्व, इतना ये क्वेश्चन क्या है ख तक सॉल्व हो गया। आई होप आप लोग को बहुत बेहतरीन समझ में आया हो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है ग नंबर, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए जब चालकों में धारा की दिशा समान हो, चालकों में धारा की दिशा का हो विपरीत हो। ये बहुत IMP है, हर साल के बोर्ड में क्या है पूछता है। ये 24 में इस बार भी बोर्ड में पूछा है और बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है और हर साल के बोर्ड में क्या होता है, ये पूछता है। ये क्या है, IMP है, आने का चांस बहुत ज़्यादा है इसका। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए जब क्या है, चालकों में धारा की दिशा समान है। चालकों में धारा की दिशा जो हमारे का क्वेश्चन पे उन्होंने पूछा है। तो हम क्या करेंगे, चित्र मानेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, चित्र क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम बनाए हैं चित्र PQ। दो समांतर क्या है, धारावाही चालक तार हैं जो P और Q R तथा S के हैं, जो कहाँ है R और S परस्पर का R दूरी पे गए। R दूरी इस प्रकार हम लिख लेंगे, माना दो समांतर धारावाही चालक तार P और Q तथा क्या है, P और Q तथा R और S R दूरी पर रखे हैं और उसमें क्या है, क्रमशः I1 और I2 का किया जाता है, धारा प्रवाहित किया जाता है। धारा क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। जब इन्हें धारा प्रवाहित किए जाते हैं, जब किसी चालक तार का धारा प्रवाहित किया जाए तो वहाँ पे क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो वहाँ पे एक का होता है बल आरोपित होता है, वहाँ पे एक का होता है बल आरोपित होता है। इस पर हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को क्या करेंगे, लिख देंगे। तो आगे अब स्टेटमेंट लिखने के बाद इसको क्या करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चालक तार PQ के कारण उत्पन्न R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। तो चालक PQ यानी पहले तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, चूँकि B बराबर म्यू नॉट इसको क्या पढ़ते हैं, म्यू नॉट अपान 2 पाई R, म्यू नॉट I 2 पाई R होता है। ये क्या होता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र का एक होता है सूत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र का R दूरी के ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। यहाँ पे 4 पाई आप लिख सकते हैं, चूँकि 4 पाई का मानो आप 2×10⁻7 होता है। सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाएगा अगर न्यूमेरिकल रहता है तो। यहाँ पे 2i कर सकते हैं, यहाँ पे 4 पाई कर सकते हैं, जिससे 2 से 2 कटेगा, 2 पाई यही प्राप्त हो जाएगा आपको। आप ये भी लिख सकते हैं म्यू नॉट 2i, यहाँ i हो जाएगा 2i और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई R।
इस तरह भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आगे आगे चलते हैं। पहले चालक तार में या हम आप लोग को वैसे लिखे समझ में आएगा। हम पहले चालक, तो जब पहला चालक है I1 है तो क्या यहाँ पे B1, पहला क्या है B1, तो B1 और म्यू बी क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B यहाँ पे तो 1 मान लेंगे, 1 हो जाएगा। म्यू नॉट 2 पाई और I1 धारा यहाँ पे क्या है, चालक तार द्वारा प्रवाहित हो रही है पहले में, तो I1 और R क्या है, समान है दोनों में, तो R दूरी पे है। अब दूसरे चालक तार R और क्या है, R और S में L लंबाई है, जो L जो क्या है, L क्या है, जो लंबाई L लंबाई है, यहाँ पे L लंबाई पर लगने वाला बल। अब क्या होगा, इस पर एक बल आरोपित होता है। जब किसी चालक तार में क्या होता है, जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और एक बल आरोपित होने लगता है। क्या बल भी आरोपित होता है, F बराबर IBL साइन थीटा। उसी के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे देखिए IBL साइन थीटा, तो IBL तो F बराबर I, चूँकि हम क्या करेंगे I2, या दूसरे चालक तार में I2 धारा प्रवाहित किया जा रहा है और B1 है, यहाँ पे B1 है, क्या है B1 है। उसमें जो चालक तार है उसमें चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न B1 उत्पन्न हो रहा है, तो I2 और B1 और L साइन 90, चूँकि क्या है ये तल पे लंबवत है, जो चालक तार है तल पे क्या है, लंबवत है, पृष्ठ पर क्या है, लंबवत है। यहाँ पे 90 अंश, चूँकि साइन 90 अंश कितना होता है, 1 होता है। तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 1, ऊपर इसको क्या किए, समीकरण 1 माने हैं। बहुत आसान है, देखिएगा आप टॉपिक देखते रहिएगा और इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, एकदम बढ़िया से तैयार हो जाएगा। तो IBL साइन थीटा और समीकरण 1 में 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो भाग दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, हमारा सूत्र प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए भाग दिया जाए, तो यहाँ पे भाग देने पे हमारा क्या है, देखिए भाग देने पर समीकरण 2 को 1 में भाग दीजिए। समीकरण 2 को देखिए भाग नहीं देना है। समीकरण A का मान जो है, यहाँ पे समीकरण जो A का मान है, जो समीकरण A क्या है हमारा, यहाँ पे समीकरण A का B1, यहाँ पे हम क्या करेंगे, B1 का मान क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे B1 का मान देखिए, यहाँ पे पुट करने पे हमारा क्या है, ये पुट किए तो हमारा कितना प्राप्त हुआ है। अच्छा, कि साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे म्यू नॉट 2 पाई I1 और I2 हो जाएगा। इसको इधर कर दिए हैं और इसको इधर कर दिए, तो I1 और I2 और L लंबाई और R, तो यहाँ पे L को क्या इधर कर दिए हैं, तो म्यू नॉट 2 पाई I1 इंटू I2 अपन R, यह हमारा क्या है, ये सूत्र हमारा प्राप्त हो गया है, जो क्या है, दो समांतर धारावी चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति ये प्राप्त हो चुकी है। यहाँ पे कंडीशन दिया है, जब चालक धारा में क्या होती है, समान होती है। जब चालक धारा क्या होती है, समान होगी तो क्या हो जाएगा, चालक धारा, तो यहाँ पे क्या, जब समान होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब समान धारा प्रवाहित होगा तो यहाँ पे I1 बराबर I2 बराबर I के बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे I यहाँ पर रख दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, I दोनों I हो जाते हैं, यहाँ पे I स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा हो जाएगा क्या, FL बराबर म्यू नॉट 2 पाई I स्क्वायर बटे R, ये हमारा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इतना हमारा क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यह डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा। इसको अच्छे से आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप लोग क्या करिएगा, तैयार कर लीजिएगा। जो क्या है एकदम बेहतरीन है, देखिए एकदम टॉपिक वाइज है, एकदम बेहतरीन है, लाइन बाई लाइन हमने क्या आप लोग के लिए लिखकर आया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है घ नंबर 5 का घ नंबर, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध स्थापित करना। क्या करना है, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों का बीच का संबंध स्थापित करना है हमें। P/Q बराबर R/S क्या करना है, ज्ञात करना है। जो क्या है, प्रतिरोध के सभी भुजाओं के प्रतिरोध है, क्या है, ये प्रतिरोध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, हमारा व्हीटस्टोन सेतु क्या है, एक ऐसा समायोजन होता है, यह एक ऐसा समायोजन होता है जिसकी सहायता से क्या करते हैं, किसी चालक में उपस्थित अज्ञात प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, क्या करते हैं,
श्रेणी क्रम में अज्ञात प्रतिरोधों का करते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अज्ञात प्रतिरोधों का करते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में जोड़कर चतुर्भुज बनाते हैं। तो श्रेणी क्रम इसको क्या करते हैं, जोड़ के क्या करते हैं, चतुर्भुज बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, जोड़ के चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। इन चीज से आप लोग बनाइएगा, बेहतरीन बनेगा। इस प्रकार सही से बन नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। ठीक, एक विकर्ण पे इसके क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। और एक विकर्ण से क्या करते हैं, सेल को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, सेल को जोड़ते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, व्हीटस्टोन एक ऐसा संयोजन होता है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, जिसमें क्या करते हैं, 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर क्या करते हैं, एक चतुर्भुज तैयार करते हैं। यहाँ पे चतुर्भुज तैयार हो गया, चतुर्भुज तैयार हो जाता है। तो चतुर्भुज तैयार हो जाता है तो उसके एक विकर्ण में कहते हैं गैल्वेनोमीटर, तथा दूसरे विकर्ण में क्या करते हैं, सेल को जोड़ देते हैं। ठीक, सेल को जोड़ देते हैं। तो सेल को जोड़ देते हैं। ठीक, इस पर हमारा क्या हुआ, तैयार हो गया है परिपथ। तो आगे देखते हैं। देखिए आगे इसके विकर्ण में क्या करते हैं, धरामापी जीद तथा दूसरे विकर्ण में सेल को जोड़ देते हैं। चतुर्भुज के चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि धारामापी में क्या होता है, कोई विक्षेप न हो, जिससे कि व्हीटस्टोन सेतु जो है संतुलित अवस्था में बने रहे। इस प्रकार आप देखिए यहाँ पे चतुर्भुज आपका तैयार करके लाए हैं। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज तैयार कर लिए हैं। फिर क्या करते हैं, एक विकर्ण में गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा दिए हैं। और उसके दूसरे विकर्ण में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे सेल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, और यहाँ से धारा प्रवाहित की जाती है। इसमें क्या करते हैं, पी, ये क्या है, प्रतिरोध पी, प्रतिरोध क्यू, प्रतिरोध आर और प्रतिरोध एस। कोई पे आप कोई नाम रख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे कोई नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें I1 धारा, इसमें I1 धारा, और यहाँ पे भी I1, यहाँ पे I2। ठीक, तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे I2 होगा, यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे I2 धारा होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे I2 धारा कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे I2 धारा होगा। यहाँ से देखिए ये इधर से धारा या इधर से धारा बह रही है। तो चलिए या किरचॉफ के नियम से क्या करेंगे हम लोग, इसको संतुलित, सेतु की संतुलन अवस्था में IG बराबर 0। हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ के नियम से इसको सॉल्व करेंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, जो क्या है, पास का नियम है। तो पास का नियम क्या होता है, देखिए पास का नियम, जिधर से देखिए धारा जाता है उसी के तरफ से हम क्या करेंगे, इस तरह क्या करेंगे, इसको गिनते हैं। ठीक, तो देखिए पास का नियम, ए बी डी ए, इस पर हम क्या, दो पास से बना, एक पास है, एक खंड है, लेकिन 2 खंड, पास खंड कहते हैं। तो इसमें 2 खंड बना है। तो यहाँ पे ABDA, इस प्रकार धारा विपरीत दिशा में अगर धारा है, देखिए हमारा धारा इधर जा रहा है, तो जिधर से जा रहे हैं इधर से धारा हमारा इधर से जा रहा है। तो प्लस में देखिए I1 और P धारा और प्रतिरोध, और माइनस देखिए यहाँ पे हम इधर जा रहे हैं तो ये इधर धारा आ रही है तो माइनस हो जाएगा, विपरीत दिशा माइनस हो जाता है, तो माइनस I2, क्या है, I2, और क्या है, प्रतिरोध R है। ठीक, बराबर 0। समीकरण इसको 1 मान लेंगे। और पास BCD, पास दूसरे पास में, यहाँ पे दूसरा पास जो है BCDB, यहाँ पे देखिए BCDB में, देखिए यहाँ पे BCDB में I1 Q, यहाँ पे क्या है, I1 Q धारा, I1 धारा और Q क्या है, प्रतिरोध, माइनस I2। देखिए यहाँ पे विपरीत दिशा है, यहाँ पे धारा ऐसा आ रहा है तो ये उसी के तरफ जा रहा है, ये विपरीत हो जा रहा है। देखिए समान दिशा में जो क्या है, ये इधर से आ रहा है तो ये इधर से नहीं, यह इधर से, इसके विपरीत दिशा में है। तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो I2S बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 कर लेंगे। तो समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 के समीकरण क्या करेंगे, 1 और
2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक I1 P माइनस I2 R बराबर 0। यहाँ पे हम कहेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से भाग देंगे। ऊपर वाला क्या है, समीकरण 1 है और ये क्या है, समीकरण 2 है। तो भाग दे दिए हैं तो हमारा क्या है, I1 और I1 कट गया, यहाँ पे I2 और I2 कट गया है। तो यहाँ पे P/Q माइनस R अपान S बराबर 0। तो इसको करेंगे इधर कर देंगे तो P/Q बराबर R बटा S। ये क्या है, हमारा क्या है, स्वीट स्टोन श्वेत गैस संतुलित अवस्था में हम क्या क्या प्राप्त कर लिए हैं। PQRS भुजाओं का क्या है, क्रम से भुजाओं का क्या है, प्रतिरोध है। तो इस प्रकार हम क्या करें, व्हीटस्टोन श्वेत का संतुलन अवस्था में क्या किए, प्राप्त कर लिए। जो हमारा घ नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे घ नंबर क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन दिया है एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक तार, यहाँ पे कह रहा है एक तार जो है क्या है, 16 ओम। एक तार का प्रतिरोध जो है क्या, 16 ओम। इससे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। नए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। चलिए इसको, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कहा है क्वेश्चन में कि एक तार का प्रतिरोध, माना उस प्रतिरोध का है R1 बराबर क्या है, 16, ठीक, 16 ओम हो गया, ठीक। और क्या है, पहले से आधे, तो लंबाई माना क्या है, लंबाई L1 बराबर L, माना पहली लंबाई, ठीक, L1 बराबर L। और इसको क्या है, आधी तार कर दिया जाता है। इसे पिघला कर दिया, पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जा रहा है। पहले वाले तार की क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए, पिघला कर पहले से आधी लंबाई का, यानी पहले से आधी, L का आधा हो जाएगा, L2 बराबर हो जाएगा L/2, ठीक। और प्रतिरोध, यहाँ पे प्रतिरोध पूछ रहा है, नए तार का प्रतिरोध। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। नए तार का प्रतिरोध माना नया तार का प्रतिरोध, नए तार का प्रतिरोध R बराबर का है R2, ठीक। यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये क्या करना है, ज्ञात करना है। नए तार का प्रतिरोध R2, ये क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो चूंकि एक सूत्र होता है R1/R2, ठीक, R1/R2 बराबर L1/L2 का होल वर्ग, ये हमारा एक सूत्र है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सभी मानों को पुट करते हैं। तो R1 का मान कितना है, 16, और यहाँ पे R2 जो क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। L1 का मान L है और L2 का मान जो क्या है, आधा है, जो क्वेश्चन के अनुसार में बोला था। यहाँ से L से L का कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 16/R2/1/1 और 2 के यहाँ पे पर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 16/R2 इक्वल क्या 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। 2 क्या होगा, सबसे ऊपर जाएगा। क्या होता है, किस प्रकार हम हल करते हैं, ऊपर सबसे नीचे सबसे ऊपर जाता है, ठीक है। तो 16 यहाँ पे हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या है, सबसे ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा। तो 2 दूना 4, तो 16R2 बराबर 4। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौको 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4/R2 क्या होगा, 4/R2 बराबर 1। तो यहाँ पे से तिरछा गुणा करेंगे तो R2 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 ओम प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, हमने आपको क्या किया बताया, बहुत इजीली क्वेश्चन है, बहुत इजीली क्वेश्चन है। जो अथवा में क्या किया है हमारा, देखिए क्वेश्चन 5 का क्या है, अथवा है। क्वेश्चन 5 का अथवा है, 5 का अथवा है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसमें कहा था क्या, R1 जो का है एक प्रतिरोध है, जो का है हम लोग R1 प्रतिरोध R ओम क्वेश्चन में दिया है। एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है। इसे पिघला कर पहले से आधी, और इसकी लंबाई जो है, देखिए इनकी लंबाई के आधी पहले, तो इसको माना L1 बराबर L हो गया, और इसको क्या L/2 आधी कर दिया जाता है, पहले से
आदि कर दिया तो नए तार का प्रतिरोध जो तार नया तार से बन रहा है उसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हमें माना नया तार का प्रतिरोध का है R2 जो कि हमें ज्ञात करना है, चूँकि एक हमारा फार्मूला होता है R1/R2 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर। इस पर हम मानों को पुट किए तो हमारा क्या है R2 बराबर 4 प्राप्त हो गया है। तो आप अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग को क्या होगा एक क्वेश्चन तैयार हो गया होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक क्या करना है प्राप्त करना है। इसकी धारिता कैसे क्या करेंगे बढ़ाएंगे। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं इस संधारित्र की संधारिता के लिए। तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो हमने क्या माना दो प्लेट ए तथा बी समान दूरी डी पर कहाँ स्थित है तथा एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश प्रवाहित करने पर क्या इस पर करें प्लस क्यू आवेश, देखिए यहाँ पे आवेश दिया है तो समान आवेश विपरीत आवेश प्रेरण के द्वारा क्या है यहाँ पे किस प्रकार हम लिखेंगे स्टेटमेंट इसमें क्या लिखेंगे आप लोग लिखिएगा। हम बोल रहे हैं कि माना दो प्लेट ए तथा बी हैं, प्लेट ए पर प्लस क्यू आवेश देने पर आवेश देने पर प्रेरण के कारण विपरीत आवेश क्या होते हैं दूसरे प्लेट पर क्या होते हैं समान आवेश क्या होते हैं फैल जाते हैं बी पर फैल जाते हैं। तो हमें क्या बताया माना दो प्लेट ए तथा बी पहले पर प्लस की आवेश प्रवाहित करने पर विपरीत आवेश दूसरे प्लेट पर क्या होता है समान रूप से क्या होता है प्राप्त हो जाते हैं या उत्पन्न हो जाते हैं। तो इन दोनों प्लेटों के बीच परिणामी तीव्रता ज्ञात करना है। चूँकि यहाँ पे क्या है दो प्लेट है तो प्लस के कारण वायु क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है प्लस के कारण प्लस से दूर क्या E1 और माइनस कारण माइनस की ओर होती है। वायु क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है माइनस कारण माइनस की ओर। तो परिणामी तीव्रता तो क्या करेंगे लिखेंगे परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। ठीक, चूँकि ये क्या है पृष्ठ है तो हमारा क्या होगा सिग्मा यहाँ पर आएगा। इसमें सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है एक समान रूप से क्या है वितरित है पृष्ठीय आवेश घनत्व। चूँकि हम E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हम चूँकि गॉस प्रमेय आपका क्या है गॉस थ्योरम उसमें हमारा जो है अनंत लंबाई के जो अचालक तार है उसका हम जो निकालते हैं तो एक हमें प्राप्त है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्राप्त होता है। तो यहाँ पे वही पृष्ठ आवेश घनत्व है तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे परिणामी तीव्रता यहाँ पे यूज किया था हमारा E बराबर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा क्या एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट प्राप्त हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। यदि प्लेटों के बीच क्षेत्रफल A हो क्षेत्रफल A हो तो यहाँ पे लिख देंगे यदि प्लेटों के बीच का हो क्षेत्रफल A हो तो चूँकि यहाँ पे माइनस क्यू और प्लस क्यू समान रूप से क्या है वितरित है एक समान रूप से क्या है यहाँ पे एक समान रूप से क्या है आवेश जो क्या है वितरित है यानी बटा है वितरित है। ठीक, तो चूँकि हम जानते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व से सिग्मा अपान A बाई क्यू होता है। ठीक, A बाई क्यू पृष्ठ आवेश घनत्व से यह होता है। तो क्या हम समीकरण 1 में इसका मान रख देते हैं सिग्मा के स्थान पे। तो हमें क्या प्राप्त होगा सिग्मा बराबर E बराबर वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें A बाई क्यू एप्सिलॉन नॉट प्राप्त हो गया। ठीक, इतना हमें प्राप्त हो गया।
इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो समीकरण 2 मानने के बाद अब चूंकि हम जानते हैं क्या E बराबर क्या होता है V/d। तो यदि इन प्लेटों के बीच की दूरी d है और इसमें क्या है विभवांतर v है, तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं यदि प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी d हो तथा विभवांतर भी हो, यहाँ पे विभवांतर लिए विभवांतर भी हो, तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा V/d हमारा हो जाएगा। ठीक, तब इसको क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे तो V/d बराबर AQ/ε0। ठीक, इतना हमारा प्राप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कुछ गलत लग रहा है हमको यहाँ पे सिग्मा A/Q एक बार और देख लेते हैं। Q/A होता है ना, यहाँ पे Q/A होता है, कह रहे हैं कुछ गलत लग रहा है, Q/A यहाँ पे होगा। ठीक, सॉरी दोस्तों, Q/A होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q हो जाएगा, यहाँ पे Q, यहाँ A नीचे रहेगा, क्षेत्रफल हमारा A/ε0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे भी Q कर लीजिएगा आप लोग, Q हो जाएगा यहाँ पे A/ε0। ठीक, चूँकि हम एक जानते हैं फार्मूला होता है संधारित्र C बराबर Q/V होता है। ठीक, Q/V होता है, C बराबर क्या होता है Q/V होता है। तो C बराबर Q/V होता है, तो यहाँ पे हम इस तरह इसको सॉल्व जब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा V/, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q/, यहाँ पे Q आ जाएगा Q/V बराबर हमारा हो जाएगा क्या Q/V बराबर A/ε0/d। इसको हम क्या करेंगे पढ़ देंगे, इसको करेंगे इधर यहाँ कर देंगे यहाँ, और इसको यहाँ कर देंगे। देखिए, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो करेंगे इतना प्राप्त हो जाएगा। तो चूंकि हमारा C बराबर Q इस प्रकार हम प्राप्त होने क्या क्या हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है, तो यहाँ में C होना आवश्यक है, तो इसलिए Q/C। तो यहाँ पे हो जाएगा C बराबर A/ε0/d। यहाँ पे देखिए हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यहाँ पे यही हमारा समांतर प्लेट यही समांतर प्लेट की संधारित्र है, क्या है यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यही प्राप्त हो गया। और उसमें क्या है कि संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जाए, तो कैसे बढ़ाया जा सकता है संधारित्र की धारिता, चूँकि कंडीशन इसका होता है C अनुक्रमानुपाती किसके होता है K के होता है। ठीक, एक और होता है C व्युत्क्रमानुपाती D हो जाएगा, D बढ़ा के, C अनुक्रमानुपाती ये क्षेत्रफल को बढ़ा के। तो हमारे क्या इसमें परवैद्युतांक K जब रखेंगे, परवैद्युतांक K रखने पर हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे संधारित्र की धारिता अधिक प्राप्त हो जाएगी। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला हम खंड द क्या किए, यहाँ पे खंड द आपका क्या किए समाप्त हो गया, खंड द आपका समाप्त हो गया। अब अगला वीडियो आपका खंड य होगा, तो अगला क्वेश्चन हम क्या करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। तो जय हिंद, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।